Hello my dear students, again you are Aradhna ma'am in YouTube channel Learning with Aradhna ma'am, and you are familiar, we were discussing the topic from the 11th standard history and empire across the three nation, and today we are discussing about the labor class. Okay, जो लेबर थे, जो स्लेव्स थे, वो कैसे थे? कंट्रोलिंग वर्कर्स में मेनली स्लेव थे और उनको कैसे कंट्रोल किया जाता था, क्या काम करते थे, दैट वी आर डिस्कसिंग इन डिटेल. ओके, तो लेट्स बिगिन. सबसे पहले है वर्कर्स में स्लेव ज्यादा थे. मैंने पहले ही आपको बोल दिया स्लेवरी वो डीपली रूटेड मतलब जड़े बहुत गहराई तक थी उनकी इकोनॉमी में, रोमन इकोनॉमी में स्लेव्स की. रोमन इकोनॉमी कह लो कि पूरी स्लेव्स की वजह से ही प्रॉस्पर हुई थी, क्योंकि उनको लगता था ये बड़ा सस्ता और प्रॉफिटेबल बिजनेस है. एक स्लेव को खरीदो, गुलाम उस टाइम पे खरीदे बेचे जाते थे, या किसी को भी अफ्रीकन, लैटिन अमेरिकन और साउथ अफ्रीकन डाउन, क्योंकि नॉर्थ अफ्रीका तक तो रोमन एम्पायर था, उससे नीचे जितने भी पुअर कंट्रीज थे वहां से गुलाम को ले आओ, जिंदगी भर उससे फ्री ऑफ कॉस्ट काम करवाओ जानवरों की तरह. कितना प्रॉफिट आपका, कितना खर्चा बच जाएगा वर्कर्स के ऊपर जो आपने एम्प्लॉयज को देना. ये प्रॉफिटेबल बिजनेस उनके लिए था, और इसीलिए कितने ही ट्रेडर मैन, बिजनेसमैन इसमें इन्वॉल्व थे, जो कि स्लेव्स को लेके आते थे और सेल करते थे, बेचते थे और उनको खरीदा जाता था गुलामों को. इसलिए ये डीपली रूटेड थी, बहुत गहराई तक इन स्लेवरी की, गुलामी की जड़ें थी गुलामों की. एंशियंट वर्ल्ड मतलब पूरी की पूरी दुनिया में, रोमन एम्पायर नहीं, पूरी की पूरी दुनिया में जो रिच कंट्रीज थे वो यही करते थे, गुलामों को खरीदते थे और फ्री ऑफ कॉस्ट उनसे काम करवाते थे. देन नेक्स्ट है, बट इन मेडिटेरेनियन और नियर ईस्ट में बोथ, यहाँ पे भी बहुत ज्यादा थी, क्योंकि रोमन एम्पायर जो था मेडिटेरेनियन सी उसका हार्ट था, पूरा डोमिनेंस था, पूरा दबदबा था, हमने कर दिया. और यूरोप, ठीक है, जो नॉर्थ ऊपर की तरफ मेडिटेरेनियन सी के नॉर्थ की तरफ यूरोप है, साउथ की तरफ डाउन मतलब नीचे की तरफ है अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका, और इधर ईस्टर्न सारे तरफ तो क्या था, रोमन एम्पायर. तो ईस्ट की तरफ यानी कि इधर एशियन कंट्री जहां पे आ जाते हैं, टर्की, सीरिया, पैलेस्टाइन, ये सब कुछ इधर भी, और मेडिटेरेनियन सी में स्लेवरी बहुत ज्यादा थी. ये क्रिश्चियनिटी, हमें पता है क्रिश्चियनिटी जो है 4th सेंचुरी में, एंड ऑफ द 3rd क्रिश्चियन रिलीजन इमर्ज हुआ दुनिया में. क्रिश्चियनिटी वाज टोटली अगेंस्ट द स्लेवरी. वो गुलामों के एकदम से खिलाफ थे कि किसी को गुलाम नहीं बनाना है. उन्होंने स्ट्रांगली इसके अगेंस्ट आवाज भी उठाई है, बट स्टिल स्लेवरी को खत्म नहीं किया जा सका, ये खत्म नहीं हुई है. क्रिश्चियनिटी इमर्ज हुई, ट्रम्प जीती, चारों तरफ छा गई, और उन्होंने अपना ये रिलीजन, स्टेट रिलीजन भी रोमन ने बनाया है क्रिश्चियनिटी को. और क्रिश्चियनिटी जो थी अगेंस्ट थी स्लेवरी के, बट फिर भी उन्होंने नहीं खत्म की स्लेवरी, ये चलती आई रोमन एम्पायर में. एंड देन क्रिश्चियनिटी सीरियसली, ठीक है, इसको चैलेंज भी किया गया है, स्लेवरी की इंस्टीट्यूशन को चैलेंज भी, चुनौती भी दी है, बट नहीं खत्म हो पाई है. अंडर अगस्टस जो था, स्लेवरी इतनी ज्यादा पॉपुलर थी कि स्लेव जो थे, वी हैव ऑलरेडी रेड एंड डिस्कस्ड इन द अर्लियर वीडियो, हमने बता दिया कि स्लेव भी थे, वो एक फैमिली मेंबर की तरह रहते थे, पार्ट ऑफ द फैमिली. ठीक है, गुलाम है ऐसे नहीं, उनको फैमिली के साथ रखा जाता था, और इतने ज्यादा थे अगस्टस में. अकेले इटली की, यहाँ पे अगस्टस के टाइम का एग्जाम्पल दिया गया है कि इटली की पॉपुलेशन थी 7.5 मिलियन, और उसमें से 3 मिलियन तो स्लेव थे, हर एक के घर में, यानी कि स्लेव पाले हुए थे. इतना स्लेवरी जो थी वो छाई हुई थी, डीप रूटेड तक भी कहा गया. पॉपुलेशन 7.5 एंड स्लेव इसमें थे 3 मिलियन. ओके, सो स्लेव्स जो था ये एक इन्वेस्टमेंट माना जाता था. मैंने बताया ना कि बहुत बड़ा प्रॉफिट
एक बार पैसे से खरीद लो। रोज अगर आप वर्कर रखोगे, मंथली पे दोगे, कितना ज्यादा खर्चा होगा। एक बार खरीद लो बस। जैसे कहते हैं किराए के घर में नहीं रहना, एक बार अपना घर खरीद लो, चाहे बैंक से इंस्टॉलमेंट लोन लेके इंस्टॉलमेंट उतारे, वही समझ लो आपके घर का किराया जा रहा है। सिमिलरली वो समझते थे कि गुलाम को एक बार खरीद लो, आपको कितना ही प्रॉफिट हो जाएगा, कितनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिटेबल बिजनेस। ये स्लेव ऐसे माना जाता था उस टाइम पे, एक प्रॉफिटेबल बिजनेस और इन्वेस्टमेंट। और बट यहाँ पे रोमन एग्रीकल्चरल, ठीक है, एग्रीकल्चर जो थी, राइटर यहाँ पे एडवाइस करते हैं कि इनको एग्रीकल्चर में यूज नहीं करना चाहिए, स्लेव में। इट्स नॉट अ प्रॉफिटेबल बिजनेस, इट्स नॉट अ गुड इन्वेस्टमेंट, ओके, जिसमें आपको रिटर्न अच्छे नहीं मिलेंगे। व्हाई? इमेजिन, क्योंकि सोइंग एंड हार्वेस्टिंग टाइम पे ही ज्यादा स्लेव्स की जरूरत पड़ती है। बाकी सारा साल उनको सीजन, जब ऑफ सीजन में, सोइंग एंड हार्वेस्टिंग सीजन में ही एग्रीकल्चर फील्ड में ज्यादा से ज्यादा वर्कर्स की जरूरत पड़ती है। तो इतने स्लेव खरीद के रख लो, सारा साल उनको, साल के 4 महीने या 6 महीने काम करवाओ, 6 महीने फ्री में बैठकर उनको रोटियां खिलाओ, उनका खर्चा उठाओ, तो ये तो कोई प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट नहीं है। सो इसलिए राइटर्स एडवाइस करते थे कि एग्रीकल्चर जहाँ पे काम है वहां पे स्लेव पे इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाना चाहिए। दिस इज नॉट अ वाइज डिसीजन। रोमन अपर क्लास जो थी वो ऑफन ब्रूटल थी, बहुत निर्दयी थे, जालिम थे, जरा भी दिल नहीं था, जरा भी हार्ट नहीं था उनका, या जरा भी ह्यूमैनिटी नहीं थी, इंसानियत नहीं थी। स्लेव्स को इतना बेदर्दी से यूज करते थे सिर्फ जिंदा रहने के लिए, खाना खिलाना, और बीमारियों से मर रहा है वो, मलेरिया वगैरह। एग्रीकल्चर फील्ड में या दूसरे भी एग्रीकल्चर सेक्टर में भी ये मेंशन किया गया है कि वहां पे उनको खास ध्यान नहीं दिया जाता था कि काम कर, मच्छर वगैरह, इंसेक्ट, दूसरे कीड़े। उस टाइम पे इतना मेडिसिन तो डेवलप नहीं थी कि चलो जी ये टैबलेट, ये मेडिसिन, ये इंजेक्शन दिला दो तो ठीक है, मर जाते थे कितने ही, और उनका खत्म हो जाता है। यही था अर्बन में भी, ठीक है, रिच क्लास में भी वो बड़ा ब्रूटल, बहुत निर्दयी, कि गुलाम बना दिया, दिन रात काम करे, भरपेट नहीं, और इस तरह से ये उनके साथ ट्रीटमेंट बहुत बैड था। फेमस इंसिडेंट यहाँ पे बताया गया है नीरो के कार्यकाल में, जो एम्परर रहा है रोमन का, कि एक स्लेव ने अपने मालिक की एग्जीक्यूटेड, मार दिया उसको, ठीक है। तो अब एक स्लेव ने मारा, उसके कितने ही स्लेव थे, तो ये कोशिश नहीं, ये सजा सुनाई थी कि उसके मास्टर के, मालिक के, जिसकी हत्या की एक स्लेव ने, उस सारे के सारे स्लेव्स को एग्जीक्यूशन, फांसी की सजा, मार दिया जाएगा। तो इसके लिए सारे के सारे स्लेव जो थे उसकी प्रोटेक्शन के लिए, और कुछ एक जो थे कॉमन पीपल भी उसके लिए आवाज उठाई। तो जितने भी स्लेव उस रास्ते से लेके जाने थे एग्जीक्यूशन के लिए, फांसी, रास्ते में मिलिट्री को खड़े करना पड़ा। इतना ज्यादा स्लेव्स जो थे, दबदबा, रोब, अब या फिर इतने ज्यादा छा गए थे, और कॉमन पीपल भी कई उनके फेवर में थे। अब नेक्स्ट है, इन द फर्स्ट सेंचुरी में जो थी, सप्लाई ऑफ स्लेव्स टेंडेड टू डिक्लाइन, कम हुई स्लेव की सप्लाई, क्योंकि फर्स्ट एंड सेकेंड सेंचुरी का हमने देखा, फर्स्ट सेंचुरी में अगस्टस का रूल था, बड़ा ही प्रॉस्परस था, बड़ा ही एक जिसको हम लोग कह ले पीसफुल था, एक ह्यूमैनिटी सेक था। तो इसलिए स्लेव को वो उन्होंने ज्यादा बढ़ावा नहीं दिया, लोगों को ब्रूटली यूज करने को मना किया। इसीलिए स्लेव्स की डिमांड वहां पे नहीं थी, क्योंकि अगस्टस ने मना किया हुआ था। तो सप्लाई जो थी वो कम हो गई रोमन एम्पायर में फर्स्ट सेंचुरी में। तो इसलिए उस टाइम पे ज्यादा कोशिश ये की गई कि सप्लाई कम है, नए स्लेव जो है वो खरीदने और ज्यादा महंगे पड़ रहे हैं, तो स्लेव ब्रीडिंग को प्रेशराइज किया गया, एम्फसाइज किया गया। अब स्लेव ब्रीडिंग क्या होती है? स्लेव ब्रीडिंग मतलब गुलाम हस्बैंड एंड वाइफ है, तो उनको फोर्स किया जाता था कि वो अपने बच्चे पैदा करें, जो बच्चे होंगे वो गुलाम होंगे उन्हीं के। गेटिंग माई थिंग? एक अमीर ने, रिच पर्सन ने, गुलाम है, हस्बैंड वाइफ,
दोनों गुलाम है, तो उनको फोर्स किया जाता था कि वो आगे बच्चे पैदा करें ताकि उनको फ्री में, जिसको स्लेव ब्रीडिंग कहते हैं, स्लेव मिल जाए और से और ज्यादा गुलाम फ्री में। ठीक है, सो ये स्लेव ब्रीडिंग को बहुत ज्यादा इनकरेज किया गया उस टाइम पे जब महंगे थे। अब क्या है, पब्लिक वर्क्स के लिए रोम में, आम काम के लिए, गवर्नमेंट के काम के लिए फ्री मैन यूज किए जाते थे। फ्री मैन का ये नहीं कि स्लेव फ्री, मतलब जो आम वर्कर होते थे, जो आम जॉब करते हैं, उन लोगों को, मजदूर जो आम होते हैं, फ्री, गुलाम नहीं, स्लेव नहीं, वो पैसे लेते। फ्री का मतलब ये नहीं समझना यहाँ पे कि फ्री ऑफ कॉस्ट काम करेंगे। फ्री वर्कर मीन्स दोज हु आर नॉट स्लेव, फ्री वर्कर हैं, उनको पब्लिक वर्क के लिए इनकरेज किया जाता था कि वो काम करे पब्लिक प्लेसेस पे आके। ओके, क्योंकि वहां पे पब्लिक वर्क्स के लिए आम लोगों की हर टाइम तो काम नहीं होता था, तो उनको गुलाम पाले रखना हर टाइम कोई जरूरी नहीं था। जब भी पब्लिक वर्क के लिए जरूरी होता था तो वहां पे क्या है, फ्री मैन यूज किए जाते थे एक्सटेंसिवली, मतलब बहुत ज्यादा, थोड़े बहुत गुलाम होते थे वहां पे भी। लेटर स्लेव्स वर नॉट फाउंड इन द एग्रीकल्चर। मैंने आपको बता दिया क्या कि एग्रीकल्चर फील्ड में स्लेव्स जो थे वो बहुत महंगे पड़ रहे थे। एक तो ऑफ सीजन में वो फ्री रह गए, सारा साल उनको फ्री खिलाना, साल के 6 महीने सोइंग एंड हार्वेस्टिंग सीजन में सिर्फ उन्होंने काम करना है, 6 महीने बैठ के खाना, एक वो महंगा पड़ गया। एक गुलाम खरीदे, अब फील्ड में उनको उस टाइम पे मलेरिया बहुत ज्यादा होता था और मलेरिया की वजह से डेथ हो जाती थी कितने, इसी तरह से इंसेक्ट वगैरह काटने से, तो वो भी बहुत महंगा पड़ता था कि गुलाम खरीद के लाए हैं साल दो। सो इसलिए एग्रीकल्चर फील्ड में स्लेव्स का यूज बहुत मिनिमम, ठीक है, मिनिमल सा रह गया, नाम मात्र जिसको कह ले, कम, क्योंकि ये बहुत महंगा पड़ रहा था। और इस तरह से फ्रीडमैन ज्यादातर अब जो थे फ्री भी करना शुरू कर दिया इन लोगों को, क्योंकि महंगे पड़ रहे हैं और सारा साल यूज तो हो नहीं रहा है बैठ के खाना खिलाना, सो इनको फ्री कर दिया गया। अबेकुमेला, ये जो है ये 1st सेंचुरी में राइटर जो थे और ये साउथ स्पेन के थे, उन्होंने रिकमेंड किया कि लैंड ऑनर जो है, जो खेती बाड़ी में काम कर रहे हैं, कीप अ रिजर्व ऑफ स्टॉक इम्प्लीमेंट, वो टूल्स रखें, महंगे ही चाहे क्यों ना हो, इम्प्लीमेंट टूल्स उनको जितने चाहिए वो रखें, जितनी जरूरत है उससे 2 गुने 3 गुने चाहे सही, पर स्लेव्स ना खरीदे, वो ज्यादा महंगा है। इकोनॉमी को अगर प्रॉस्पर्स करना है, अगर रिच आपने होना है, तो आप लोग टूल्स को यूज कीजिए और टूल्स ही रखिए, और एज मनी एज दे नीडेड, एज मैनी एज, जितने आपको जरूरत है उससे 2 गुने, उससे 3 गुने। सो एक और थी यहाँ पे, सुपरविजन वॉज पैरामाउंट बोथ फॉर फ्री वर्कर एंड द स्लेव्स। अब स्लेव्स और वर्कर तो रख लिए चाहे फ्री हो, फ्री का मतलब मैंने पहले ही आपको समझा दिया, फ्री डजंट मीन्स हियर फ्री में काम करवा रहे हैं, पेमेंट नहीं कर रहे। फ्री का मतलब ये है दोज हु आर नॉट स्लेव, जो गुलाम नहीं है, आम वर्कर है, जैसे हम लोग जॉब करते हैं, काम करते हैं, ठीक है। सो वी आर नॉट स्लेव टू एनीवन। सो ये फ्री वर्कर थे और चाहे स्लेव थे, जिनसे भी काम करना, ऊपर उनके ऊपर सुपरविजन रखनी बहुत जरूरी होती थी, और सुपरविजन के ऊपर भी बहुत खर्चा कि काम प्रॉपरली हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस तरह से। सो सुपरविजन भी वो इजियर नहीं होती थी वर्कर्स के ऊपर। और समटाइम कई बार ऐसे कर दिया जाता था कि स्लेव्स को ग्रुप में बांट दिया जाता था, 10-10, 20-20 के ग्रुप में, और उनको लगता था कि ये काम इजी है, स्मॉलर टीम्स में, और इनके ऊपर सुपरविजन करनी भी इजी है। बट जो है ये भी कोई इजियर काम नहीं था। कोमोलिया ये कहते हैं कि रिकमेंडेड स्क्वाड ऑफ 10 इजियर, 10-10 के गैंग बना दिए जाए, वो इजियर काम करना। अब आप सोचोगे ये कैसे इजियर है, 10-10 के स्लेव्स के ग्रुप बना दिए जाए। बेटा उस टाइम पे बच्चे क्या होता था, ये गुलामों को चेन से, जंजीरों के बांध के रखते थे, उनके पैरों को, बेड़ियां जिसको कहते हैं ना, जेलों में भी आजकल इनह्यूमन माना गया, वो भी इतना नहीं करते हैं, पुराने टाइम पे प्रिजन में ऐसे होता था। तो उस टाइम पे गुलामों को जब भी बार कम करने के लिए लाना है, तो उनके पैरों में लोहे की चेन, जंजीरें बांध देते थे। अब ये उनके काम में बहुत बड़ी हर्डल थी। बांधी तो इसलिए जाती थी कि मैंने खरीदा है गुलाम और ये भाग ना जाए,
ओके, इसलिए 10-10 को बांध देते थे। बट ये एक बहुत बड़ी रुकावट होगी उनके काम में, क्योंकि इकट्ठे चेन में इधर मूवमेंट, इधर काम करना, इकट्ठे एक ही डायरेक्शन में सांप काम करेंगे, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम एक हो गई थी, इजियर काम नहीं था। सो ये प्लिनी जो था एल्डर, ठीक है, ये ऑथर है, वेरी फेमस बुक उन्होंने लिखी है नेचुरल हिस्ट्री। वो कहते हैं कि ये स्लेव्स जो गैंग में काम करते थे 10-10 के ग्रुप्स में, ये ज्यादा वर्स्ट, सबसे बुरा वर्स्ट था, सबसे बुरा मेथड था। बिकॉज यूजली, क्योंकि मैंने आपको पहले कह दिया कि इन सबको इकट्ठे एक चेन में बांध दिया जाता था और इनह्यूमैनिटी और ज्यादा होती थी और इनको ऐसे काम करवाया जाता था। और ये ऐसे लगता था जैसे लुक्स ड्रैकोनियन, ड्रैकोनियन ये वर्ड दर्दनाक मौत, ये उससे बना एक पर्सन होता था ड्रैकॉन। ड्रैकॉन ने बहुत अनलॉफुल डेथ्स, लोगों को बहुत ज्यादा मौत की सजाएं, अनलॉफुल मतलब कोई होते भी नहीं थे, कानून साबित भी नहीं कर पाता था उनका जुर्म, फिर भी उनको मौत की सजा बहुत है, इसलिए इसको ड्रैकोनियन बोला गया है कि मजदूरों को ऐसे ही मौत की सजा से भी बदतर उनकी जिंदगी कर दी जाती थी इस तरह से। और कई बार उनकी बॉडी के ऊपर, फॉरहेड के ऊपर या बॉडी पे सील लगा दी जाती थी स्टैम्प की, ताकि ये भाग ना जाए, अगर भाग जाए तो उनको रिकॉग्नाइज कर दिया जाए। उनके वर्कर्स के ऊपर, कई बार एप्रन के ऊपर उनको ड्रेस ऐसी पहचान दी जाती थी ताकि ये जो था अगर भाग जाए तो पकड़े जाए, ठीक है, दूसरे, और या कहीं छुपने की भी कोशिश करें तो रिकॉग्नाइज हो जाए वेरी इजीली, क्योंकि उस टाइम पे इतना तो नेटवर्क फास्ट नहीं था कि ऐसे, तो इसलिए ये इनह्यूमन एक्टिविटीज बहुत ज्यादा होती थी। लॉ ऑफ 398 रेफर करता है कि वर्कर्स को ब्रांडेड, उनके ब्रांड के नाम से जाना जाता था और नाम नहीं, नाम तो कोई लेता ही नहीं था बेचारों के, उनके ऊपर नंबर डाल दिए जाते थे, जो भी नंबरिंग होती थी 1 2 3 4 या जिस भी कंट्री से, जिस भी स्टेट से उन नंबर से आए थे, वो ब्रांड या कोई ना कोई कि किस मालिक का ये गुलाम है वही ठोक देते थे, उसके वही स्टैंप लग जाती थी उसके। सो ये जो थे डेब्ट क्लेम कॉन्ट्रैक्ट, कई बार ऐसे होता था कि किसी से कर्जा लेना है गरीब से अमीरों ने, तो भी उनको गुलाम, उनके बच्चों को गुलाम। और कई बार अगस्टाइन जो हुए हैं उन्होंने भी बताया, कई बार मनी लेंडर से, लैंड ऑनर से गरीब लोग पैसे उधार लेते थे, कर्जा लेते थे, तो चुका नहीं पाते थे, बदले में क्या करते थे कि अपने बच्चों को बेच देते थे। ये इनह्यूमैनिटी बहुत ज्यादा, पेरेंट्स समटाइम्स सोल्ड देयर चिल्ड्रन, अपने बच्चों को बेच देते थे कर्जे को चुकाने के बदले, ठीक है। और क्या होता था कि कई बार ये कहते थे कि 25 साल में आपका कर्जा उतर जाएगा, 10 साल 20 साल बाद कर्जा उतर जाएगा तो आपका बच्चा आजाद है। बट कभी आजाद किया जाता था, फ्री किया, ये इसके एविडेंस नहीं मिलते हैं हमें प्रॉपरली, कि क्योंकि गरीब अनपढ़ कई बार समझ नहीं पाते थे, कुछ नहीं। रूरल में ये इनडेप्टनेस, कर्जे में फंसकर गुलाम बनना, ये तो बहुत ज्यादा था रूरल एरिया में, वाइड स्प्रेड था गांव के एरिया में, रूरल मीन्स गांव में। सो ये ग्रेट जैश ये एक रिवोल्ट था, ठीक है, हुआ था। इसमें क्या था, जैडन इन्होंने रिवोल्ट किया था रोमन अंपायर के अगेंस्ट, उनसे आजादी लेने के लिए। तो जब ये रिवोल्ट हुआ 66 सीई में, तो रेवोल्यूशनरी क्रांतिकारी जितने थे उन्होंने क्या किया, ज्यादा से ज्यादा मनी लेंडर्स जो थे, मनी लेंडर्स से ही उधार लेते थे गरीब लोग, शाहूकार जिसको हम लोग कहते हैं, और जब गरीब लोग कर्जा नहीं चुका पाते थे तो उनके बच्चों को गुलाम बना देते थे वो। तो इन्होंने क्या किया, जब ये रिवोल्ट हुआ, रेवोल्यूशनरीज ने बहुत से क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट जो थे वो डिस्ट्रॉय कर दिए, बहुत से कॉन्ट्रैक्ट डिस्ट्रॉय कर दिए, और ताकि पॉपुलर सपोर्ट, आम लोग जो है उनको सपोर्ट करें खुल के, कि आम लोगों की, स्पेशली पुअर पीपल की भलाई के लिए आ रहे हैं, ठीक है। सो ये एक पता चलता है कि मनी लेंडर्स ने या रिच पीपल ने या इंडस्ट्रियलिस्ट जो जिनके भी थे,
फैक्ट्री या कारखाने उन्होंने कैसे गुलाम बनाए हुए थे। लेट 5th सेंचुरी में जब ये एम्परर आया Anastasius, okay, this is pronunciation maybe I have misspelled, but you can understand these are not our okay name. So ये जो थे इन्होंने बिल्ड किया है ईस्टर्न फ्रंटियर सिटी दारा। यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, 3 वीक्स के अंदर ही लेबर इतने ज्यादा, स्पेशली जो गुलाम है बेचारे जंजीरों में जकड़े हुए हैं, वो तो नहीं आ पाए होंगे। हाँ, जो गरीब लोग मजदूरी कर रहे थे, लेबर थे, बहुत कम वेजेस पे काम कर रहे थे, ये बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो गए, बहुत ज्यादा, क्योंकि इन्होंने बहुत ज्यादा ऑफर किए थे वेजेस, हाई वेजेस, बहुत ज्यादा। और 3 वीक्स के अंदर ही सारे के सारे इधर अट्रैक्ट हो गए। लेट 7th सेंचुरी में भी मेडिटेरेनियन सी के ईस्टर्न तरफ बहुत ज्यादा, क्योंकि वहां पे लेबर को वेजेस बहुत ज्यादा, एक ह्यूमैनिटेरियन एटमॉस्फेयर जिसको हम लोग कहें, ये मिल रहा है। We have discussed in our today's topic about controlling workers. वर्कर्स किस किस टाइप के थे, ठीक है, और उनको कंट्रोल कैसे किया जाता था रोमन एम्पायर में, उनको कैसा ट्रीटमेंट क्या मिलता था, और एंड कैसे हुआ। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस एंड आई हैव टोल्ड यू आई एम डिस्कसिंग ईच एंड एवरी लाइन ऑफ द चैप्टर। आई ट्राई टू, ताकि आपको चैप्टर ना पढ़ना पड़े, डायरेक्ट ही वीडियो सुन के आपके चैप्टर प्रिपेयर हो जाए। आई एम नॉट कवरिंग द मेन पॉइंट्स, इसीलिए मेरे वीडियो के पार्ट्स बहुत ज्यादा बनते हैं हर चैप्टर के, बिकॉज आई एम डिस्कसिंग द चैप्टर्स इन डिटेल, सो दैट यू शुड नॉट गेट एनी प्रॉब्लम इन मेमोराइजिंग एंड प्रिपेयरिंग योरसेल्फ फॉर द एग्जाम। Okay beta, that's all from your Aradhna ma'am, but still you're getting any problem, send me your problem in comment section. Your Aradhna ma'am is eagerly waiting. And before leaving, same custom, I want to remind you, please subscribe, like and share my channel to all. That's all from your Aradhna ma'am.